गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम समन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने समन के रिगार्डिंग जो सब्सटेंटिव प्रोविजंस हैं वो डिस्कस किए थे। अब आने वाले 2 लेक्चर्स में हम समन का प्रोसीजरल पार्ट डिस्कस करेंगे। समन जो सब्सटेंटिव पोर्शन है वो दे रखा है सेक्शन 27 से लेके सेक्शन 32 तक, और जो प्रोसीजरल पार्ट है वो दे रखा है ऑर्डर में, तो ऑर्डर 5 में। तो समन का जो ऑर्डर 5 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है कि समन इशू कैसे होता है, इशू ऑफ समन, और जो सेकंड पार्ट है वो है सर्विस ऑफ समन। तो इशू ऑफ समन रूल 1 से लेके रूल 8 ऑफ ऑर्डर 45 में मेंशन है, और सर्विस ऑफ समन रूल 9 से लेके रूल 30 में मेंशन है। आज के लेक्चर में हम इशू ऑफ समन की रिगार्डिंग प्रोविजंस पढ़ेंगे जो कि ऑर्डर 5 के रूल 1 से लेके रूल 8 तक मेंशन है। तो ऑर्डर 5 का रूल 1 ये बोलता है कि जब सूट कोई भी केस ड्यूली इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, व्हेन सूट इज़ ड्यूली इंस्टीट्यूटेड मतलब कोर्ट में प्लेंट प्रेजेंट हो गई है, डिफेंडेंट को कोर्ट समन इशू करेगा। समन को इशू करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि डिफेंडेंट को पता चले कि उसके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ है और प्लेंटिफ ने उसके अगेंस्ट में क्लेम रेज किए हैं। तो समन में कहा जाएगा कि जो प्लेंटिफ ने उसके अगेंस्ट में जो क्लेम रेज किए हैं उसको वो आंसर करे और रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करे, जो जो उसके अगेंस्ट में क्लेम किए हैं उसका आंसर दे, रिटर्न स्टेटमेंट में उनका आंसर दे। और ये रिटर्न स्टेटमेंट कब तक फाइल करना है, 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। जिस दिन उसको सर्विस समन मिलता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, डिफेंडेंट को रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। अब रूल 1 का फर्स्ट प्रोविज़ो क्या कहता है, रूल 1 का फर्स्ट प्रोविज़ो ये कहता है कि डिफेंडेंट को समन इशू करने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी कंडीशन में, जिस टाइम पे प्लेंट प्रेजेंट कर रहा है कोर्ट के अंदर, उस टाइम पे डिफेंडेंट भी प्रेजेंट है और जो भी प्लेंटिफ ने क्लेम किए हैं डिफेंडेंट के अगेंस्ट वो उन सबको एडमिट कर लेता है। तो इस कंडीशन में डिफेंडेंट को समन इशू करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड प्रोविज़ो ये बोलता है कि वैसे डिफेंडेंट को जनरल रूल ये है कि 30 दिन के अंदर अंदर डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, पर अगर डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट 30 दिन के अंदर नहीं फाइल करता है तो इस सिचुएशन में कोर्ट डिफेंडेंट को कोई अदर डेट स्पेसिफाई कर सकता है जिसमें वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सके, और इसके लिए रीजंस रिकॉर्ड होंगे कि मतलब व्हाई ही इज़ बीन अलाउड टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट आफ्टर 30 डेज, और ऐसी कोई डेट स्पेसिफाई करेगा कोर्ट जिस दिन डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में फाइल कर सके। पर ये डेट फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन से 90 डेज़ के बाद नहीं होनी चाहिए, 90 डेज़ के अंदर अंदर होनी चाहिए। अब इसका सेकंड रूल ये बोलता है, सेकंड क्लॉज ये बोलता है रूल फर्स्ट का कि जब डिफेंडेंट को समन इशू हो गया है रूल 1 के अंडर, तो या तो वो इन पर्सन मतलब खुद अपीयर होगा, ठीक है, या फिर वो अपने प्लीडर से बोल सकता है, मतलब अपने वकील से बोल सकता है कि उसका प्लीडर अपीयर हो जाए। बट किस कंडीशन में, जितने भी उसके प्लीडर को, उसके वकील को जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं केस के रिगार्डिंग, उन सब के बारे में पता होना चाहिए और वो उन मटेरियल फैक्ट्स के रिगार्डिंग प्रॉपरली आंसर कर सके प्लेंटिफ के प्लीडर को और कोर्ट को। तो इस केस में डिफेंडेंट का प्लीडर भी कोर्ट में प्रेजेंट हो सकता है। तो पहली सिचुएशन क्या है कि वो खुद इन पर्सन प्रेजेंट हो, दूसरा है कि उसका प्लीडर प्रेजेंट हो सकता है, तीसरी कंडीशन है कि प्लीडर के साथ
ऐसा कोई पर्सन प्रेजेंट हो सकता है जिसको मटेरियल फैक्ट्स के बारे में, केस के रिगार्डिंग मटेरियल फैक्ट्स के बारे में सब कुछ पता हो और वो प्लेंटिफ के प्लीडर को प्लस कोर्ट को सारे मटेरियल फैक्ट्स के बारे में आंसर कर सके, और सारे सम्मन जो कि कोर्ट इशू कर रहा है डिफेंडेंट को वो सब साइंड होंगे जज या ऐसा कोई ऑफिसर जो जज अपॉइंट करता है, प्लस कोर्ट की सील होगी उस पर। सो ये था ऑर्डर 5 का रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये बोलता है कि जो प्लेट की कॉपी है वो सम्मन के साथ अटैच की जाएगी। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि डिफेंडेंट को पता चल सके कि उसके रिगार्डिंग प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट में क्या क्या क्लेम रेज किए हैं और वो फिर उन्हें रिटर्न स्टेटमेंट में उन चीज़ों का आंसर दे सके। इसलिए हमेशा सम्मन के साथ साथ प्लेंट की कॉपी भी जाएगी। रूल 3 ऑर्डर 5 का ये कहता है कि कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन। मतलब अगर कोर्ट को लगता है कि पर्सनल अपीयरेंस ज़रूरी है डिफेंडेंट की, तो कोर्ट सम्मन में ये स्पेसिफाई कर देगा कि यू आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन पर्सन, कि आपकी खुद को पर्सनली कोर्ट में अपीयर होना है, और कब होना है इसके रिगार्डिंग सम्मन में डेट भी मेंशन कर दी जाएगी। सो रूल 3 का क्लोज 1 ये बोलता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट को इन पर्सन अपीयर होना है, खुद को अपीयर होना है, तो वो सम्मन में ये डिफेंडेंट को ऑर्डर कर सकता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन पर्सन, और जिस डेट को प्रेजेंट होना है वो डेट सम्मन में स्पेसिफाई कर दी जाएगी। और रूल 3 का क्लोज 2 सेम ये बात बोलता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि प्लेंटिफ को भी इन पर्सन प्रेजेंट होना है, उसी दिन जिस दिन डिफेंडेंट को इन पर्सन प्रेजेंट होना है, जो कि सम्मन में ऑलरेडी कोर्ट ने डेट स्पेसिफाई कर दी, और उसी दिन कोर्ट को लगता है कि प्लेंटिफ को भी प्रेजेंट होना है, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास करेगा कि प्लेंटिफ के लिए कि यू आर रिक्वायर्ड टू बी अपीयर इन कोर्ट इन पर्सन। सो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे 2 डिफरेंसेस है। क्या? जब डिफेंडेंट की पर्सनल अटेंडेंस ज़रूरी है, इन पर्सन को खुद को प्रेजेंट हो रहा है, तो वहाँ पे कोर्ट सम्मन इशू कर रहा है। बट सेम अगर यहाँ पे प्लेंटिफ की प्रेजेंस रिक्वायर्ड है उसी दिन जिस दिन डिफेंडेंट की है, तो इसके रिगार्डिंग कोर्ट ऑर्डर पास कर रहा है। तो डिफेंडेंट के लिए यहाँ पे सम्मन इशू हो रहा है, प्लेंटिफ के लिए यहाँ पे ऑर्डर इशू हो रहा है। सो इस चीज़ को लेके आप ये बारीकी है इस पे ध्यान देना है। ऑर्डर 5 का रूल 4 ये बोलता है कि किन किन कंडीशंस में कोर्ट पार्टीज को अपीयर इन पर्सन, खुद को प्रेजेंट होने का ऑर्डर दे सकता है। तो कब कब दे सकता है? इसके लिए और रूल 4 का सब क्लोज ए बोलता है कि अगर पार्टीज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ कोर्ट्स और ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन, की मतलब कोर्ट की लोकल लिमिट्स के जुरिडिक्शन में है, तब एक तो ये कंडीशन है, तब कोर्ट पर्सनल अपीयरेंस का ऑर्डर दे सकता है। सेकंड की डिफेंडेंट या प्लेंटिफ मतलब पार्टीज टू द केस कोर्ट की लोकल लिमिट्स में नहीं है, पर जहाँ पे कोर्ट की जो लोकल लिमिट्स है वहाँ से 50 मील की दूरी के अंदर है, तो भी कोर्ट पर्सनल अपीयरेंस का ऑर्डर दे सकता है पार्टीज को। सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, जब पार्टीज ये दोनों सिचुएशन में ही नहीं है। पहली, लोकल लिमिट्स में नहीं है, कोर्ट की लोकल लिमिट्स ऑफ ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं है। सेकंड कि जो कि कोर्ट की जो लोकल लिमिट्स है उसके 50 मील के अंडर नहीं है, तो नहीं दे सकता। थर्ड सिचुएशन
कि जो कोर्ट की लोकल लिमिट्स है उसकी 200 मील के अंदर अंदर और जहाँ पे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, तब कोर्ट पर्सनल अपीयरेंस पार्टीज़ को ऑर्डर कर सकता है। मतलब फर्स्ट कि पार्टीज कोर्ट की लोकल लिमिट्स में है, ठीक है। सेकंड, जो लोकल लिमिट्स की में नहीं है पर लोकल लिमिट से 50 मील के अंदर अंदर में है। थर्ड, दोनों कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है, लोकल लिमिट्स में भी नहीं है और 50 मील के अंदर अंदर भी नहीं है, तो लोकल लिमिट्स के 200 मील के अंदर अंदर है पर प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है कोर्ट तक जाने के लिए पार्टीज़ के पास, तब कोर्ट पार्टीज़ की पर्सनल अपीयरेंस का ऑर्डर दे सकता है। अब जो ऑर्डर 5 के जो नेक्स्ट रूल्स हैं, रूल 5, 6, 7, 8, इट टॉक्स अबाउट कंटेंट ऑफ समन। तो इसका रूल 5 ये बोलता है कि कोर्ट समन इशू करते टाइम ये डिटरमाइन करे कि वेदर द समन इज़ फॉर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ और फॉर फाइनल डिस्पोजल। तो अगर ये फाइनल डिस्पोजल के लिए है तो कोर्ट उसमें मेंशन करेगा कि डिफेंडेंट जितने भी विटनेसेस हैं उनको प्रोड्यूस करें। तो यहाँ पे हम ऑर्डर 5 का रूल 5 और 8 एक साथ पढ़ रहे हैं। रूल 5 ये कह रहा है कि कोर्ट वाइल इशूइंग अ समन मस्ट डिटरमाइन वेदर द समन इज़ फॉर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़, दैट इज़ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इश्यूज़, या इट इज़ फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। सो साइमल्टेनियसली इसके साथ रूल 8 ये बोलता है कि अगर समन इज़ फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट तो डिफेंडेंट इज़ आस्क्ड टू प्रोड्यूस ऑल द विटनेसेस। नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर 5 का नेक्स्ट रूल है रूल 6। वो क्या कह रहा है कि फिक्सिंग डे फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। तो जब कोर्ट डिफेंडेंट के अपीयरेंस की डेट फिक्स करेगा कोर्ट में तो किन किन बातों का ध्यान रखेगा, तो इसके रिगार्डिंग प्रोविज़न है रूल 6 ऑर्डर 5 के रूल 6 में, जो कहता है कि जब कोर्ट डिफेंडेंट के अपीयरेंस की डेट फिक्स करेगा उस टाइम पे पहली चीज़ तो बिजनेस ऑफ द करंट बिजनेस ऑफ द कोर्ट की कोर्ट के पास कितना काम है, एक तो इस चीज़ का ध्यान रखेगा, पहली चीज़ तो ये कंसिडर करेगा। दूसरी चीज़ डिफेंडेंट रहता कहाँ है, ठीक है। तीसरी चीज़ कि कितना टाइम लग जाएगा डिफेंडेंट को समन की सर्विसेज में, जब डिफेंडेंट के पास समन पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखते हुए कोर्ट डिफेंडेंट को डेट फिक्स करेगा ताकि वो कोर्ट में आके अपने क्लेम का आंसर दे सके, कोर्ट में प्रेजेंट हो सके और अपने क्लेम का आंसर दे सके। तो कोर्ट डेट फिक्स करते टाइम किस किस चीज़ों का ध्यान रखेगा, करंट बिजनेस ऑफ द कोर्ट कि कोर्ट के पास कितना काम है, सेकेंडली कि डिफेंडेंट के समन सर्विसेज में कितना टाइम लग जाएगा और डिफेंडेंट कहाँ रहता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कोर्ट डिफेंडेंट की कोर्ट में अपीयर होने की डेट फिक्स करेगा। ऑर्डर 5 का रूल 7 ये बोलता है कि जब कोर्ट डिफेंडेंट को समन इशू करेगा तब ये भी ऑर्डर करेगा समन में कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है या उनकी कॉपीज़ जिनसे उसको डिफेंडेंट को लगता है कि केस को सपोर्ट मिलेगा या फिर उसको लगता है कि वो अपना मैटर प्रूव कर सकता है कोर्ट के अंदर, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स या उनकी कॉपीज़ जो कि उसके पोजीशन में वो प्रोड्यूस करे कोर्ट के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you.